हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुभव एजुटेक में। स्टूडेंट्स, ये जनरल साइंस फिज़िक्स का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने जो चैप्टर्स है या टॉपिक्स हैं वो पढ़े हुए हैं तो उस पेज पर भी ये क्वेश्चंस आप सेल्फ में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने 30 क्वेश्चन कवर किए थे, तो आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, जो फर्स्ट यहाँ पे 31 क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टी, ए इज इक्वल टू यू प्लस वी टी और ए इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू। तो जैसे कि आप जानते हैं, एक मोशन से रिलेटेड 3 इक्वेशंस होती हैं, गति की 3 समीकरण होती है, जो कि क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये पहली समीकरण होती है। तो अगर हम इस समीकरण से a की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो a की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन टी। v क्या होता है, अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और स्मॉल t क्या होता है, यानी टाइम, समय, और ये a क्या है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कैसी राशि होती है, कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो एक सदिश राशि होती है, मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा 2 और इक्वेशन होती है मोशन की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ का संवेग, जिसको हम p से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है p इज इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई, वेग को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, तो v से v क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, m। तो इस तरीके से पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी प्राप्त होती है, वो क्या है, द्रव्यमान, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, तो ये कोणीय गति का आयाम होता है, जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, तो उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का जो आवर्तकाल है, जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कम हो जाएगा। जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस है झूले का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन गति करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो कोणीय वेग है उसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और उसका जो मात्रक है, हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ ले, तो कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन अपॉन सेकंड। तो जब घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए, तो उसका त्वरण 2 गुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। तो देखिए, वेग का जो रिलेशन है वो गतिज ऊर्जा से है। किसी भी वस्तु में उसकी गति की वजह से जो ऊर्जा होती है, उसे गतिज ऊर्जा, उसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। और काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो यहाँ अगर हम जो v की वैल्यू है, यानी कि अब जो
वेलोसिटी है, वेग है, उसको कितना कर दें, 2 टाइम्स कर दें, और बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट रहे, तो जो नई वैल्यू होगी उसमें क्या आ जाएगा, 4v² टर्म आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 4 गुनी। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी द्रव्यमान और भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर होता है। द्रव्यमान मीन्स मास और भार मीन्स वेट। जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। तो बताइए, खुद से भी ट्राई कीजिए। देखिए द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान स्थिर होता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की ही बात करें तो पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु का, द्रव्यमान का जो संबंध है वो किसी भी वस्तु के द्रव्य की मात्रा से है। ठीक है, तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि जो भार है, जो वेट है, वो परिवर्तनीय होता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान का जो SI मात्रक है, SI यूनिट है, वो क्या होती है, तो होता है किलोग्राम। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जो भार है उसकी SI यूनिट क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा, भार की SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जो कि बल की भी SI यूनिट होती है, क्योंकि भार क्या है, एक प्रकार का बल ही होता है। साथ ही ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, वो एक कैसी राशि है, कैसी क्वांटिटी है। ओके, तो जो मास है, द्रव्यमान है, वो एक अदिश राशि होता है। कैसी राशि, अदिश राशि होता है, जिसका केवल परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होती है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है आपसे कि जो भार है, वेट है, वो कैसी राशि होता है। तो वो सदिश राशि होता है, क्योंकि हमने कहा कि जो भार है वो एक प्रकार का बल ही होता है, और बल की दिशा होती है, तो इस तरीके से भार की भी दिशा होती है। वो एक सदिश राशि है जिसका परिमाण, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो इस तरीके से वेट क्या हो जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मास क्या हो जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रिलेटेड है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम ये बोलता है कि किसी भी वस्तु की जो अवस्था है, चाहे वो गति की अवस्था हो या विराम की अवस्था हो, उसमें चेंज तब तक नहीं आएगा जब तक कि वस्तु पर कोई बाह्य बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूटन का जो गति विषयक प्रथम नियम है, इसे और क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे कहा जाता है। साथ ही इससे पहले एक क्वेश्चन था कि बल को परिभाषित कौन सा नियम करता है, तो वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, उसे करेक्ट कर लीजिएगा। बल को परिभाषित न्यूटन का प्रथम नियम ही करता है। हालांकि जो द्वितीय नियम है उसमें फिर हम डेरिवेशन से F=m फॉर्मूला भी फाइंड करते हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो क्रिया तथा प्रतिक्रिया है वो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा पूछा जा सकता है कि किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यानी एक्शन रिएक्शन लॉ किसको बोला जाता है, तो वो न्यूटन के तृतीय नियम को ही बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक नाव वाला जो उदाहरण आता है कि जब कोई नाव वाला उदाहरण आता है, तो जब नाव
उसको जो है चलाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो चप्पू होता है उससे उसे पानी में चलाया जाता है, तो पानी पर फोर्स लगाया जाता है पीछे की ओर, वो जो नाव है वो चलती है आगे की ओर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिया की विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया मिल रही है, तो ये किससे संबंधित है, न्यूटन के तृतीय नियम से। इसके अलावा किसी तैराक का तैरना, ये भी किससे संबंधित है, न्यूटन के तृतीय नियम से। और इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है कि जब बंदूक से जो है गोली निकलती है तो बंदूक पर भी पीछे की तरफ फोर्स लगता है, बंदूक गोली पर आगे की तरफ फोर्स लगाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, न्यूटन के तृतीय नियम का। थर्ड लॉ जो है न्यूटन ने दिया था मोशन से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड है। 41 क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। तो सेम इसी का ही ये पार्ट है, ये सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, बस थोड़ा लैंग्वेज में चेंज कर दिया। तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कौन से लॉ का स्टेटमेंट है, तो यह है न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए, उनमें यह भी था जल में तैरना जो न्यूटन की गति के किस नियम के द्वारा है, तो तृतीय नियम की। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, जो तैराक है वो पानी को पीछे की तरफ धकेलता है, तो पानी क्या करता है, आगे की तरफ तैराक पर कुछ बल लगाता है, तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो गया, न्यूटन का तृतीय नियम हो गया। क्वेश्चन 43 है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। तो ये क्वेश्चन अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें कहा है कि यह कथन किसका है, तो ये न्यूटन का प्रथम नियम है, तो न्यूटन। आर्किमिडीज आप जानते हैं, इन्होंने तैरने का नियम दिया था। ओके, और जो गैलीलियो है, जो जड़त्व से रिलेटेड थ्योरी है वो इन्होंने ही दी थी, गैलीलियो। टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया था इन्होंने। और जो आइंस्टीन है, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और इनका एक बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला है E=mc², ये ध्यान रखिएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन 44 है, बल की परिभाषा आती है। तो बल की परिभाषा कहाँ से आती है, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से। तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, बल की परिभाषा आती है वो कहाँ से आती है, न्यूटन के गति के पहले नियम से। ठीक है, यानी कि जो गति का मूल कारण है वो क्या होता है, बल होता है। ठीक है ना, इस तरीके की कॉन्सेप्ट आती है। जो गति का दूसरा नियम है, वहाँ पे क्या होता है कि जो बल है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन की दर होता है, यानी कि dp/dt। ये फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, ΔP/ΔT होता है। या फिर वहाँ से डिराइव करके एक फॉर्मूला आता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर गति का तीसरा नियम, गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि F1 अगर बल लग रहा है तो उसके अपोजिट क्या होगा, उतना ही दूसरा बल होगा F2। और यहाँ पे अगर हम निगेटिव साइन ले, निगेटिव साइन का मतलब है कि दोनों बल क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो दोनों का जो परिणामी बल है F1 + F2 वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं गति के तीसरे नियम को। इसके अलावा इसमें चौथे नंबर पर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये भी न्यूटन ने दिया था। तो इसमें क्या कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड की दो वस्तुएं हैं वे एक दूसरे को क्या करती हैं, परस्पर आकर्षित करती है। अच्छा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि घर पर बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं लेकिन वे तो एक दूसरे को आकर्षित करती हुई नहीं दिखाई देती, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो काफ़ी कम होता है। ठीक है, जिसको हम डेली लाइफ में फील नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि उन वस्तुओं का क्या है, द्रव्यमान या मास बहुत स्मॉल है। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, Gm1m2 / r²। यहाँ पे कैपिटल G क्या होता है, तो कैपिटल G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 × 10⁻11। तो ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कैपिटल G का मात्रक क्या होता है, तो इस फॉर्मूले से भी हम वो मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्रक होता है Nm²/किलोग्राम²। तो ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मात्रक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में
किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये जो मोस्टली क्वेश्चन ले रहे हैं सभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो किसी पिंड के उस गुणधर्म को, उस प्रॉपर्टी को किसी वस्तु की क्या कहेंगे जिससे कि वो एक समान गति की स्थिति में या फिर विराम की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का क्या करेगी, विरोध। यानी कि अगर विराम में है, रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहना चाहेगी, मोशन की पोजीशन में आने का क्या करेगी, विरोध करेगी, या मोशन की पोजीशन में है तो मोशन की पोजीशन में ही रहना चाहेगी, रेस्ट की पोजीशन में आने का क्या करेगी, विरोध करेगी। तो एक आंतरिक गुण, एक इंस्ट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसी को हम क्या कहते हैं, जड़त्व, इनर्शिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, ऊर्जा का नियम, बट एक नियम आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो टोटल एनर्जी है ब्रह्मांड की, पूरे यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफरेबल होती है एनर्जी। एक आ जाता है यहाँ पे संवेग का नियम लिखा हुआ है, सिर्फ थोड़ा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। तो संवेग का नियम सिर्फ लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बाह्य बल ना लगाए तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, टोटल संवेग है, वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, नियत रहता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। एक घोड़ा क्या कर रहा है, पृथ्वी पर कुछ बल लगा रहा है, तो पृथ्वी द्वारा भी प्रतिक्रिया के रूप में घोड़े के पैरों पर कुछ बल लगाया जाएगा, तो तभी वो गाड़ी को खींच पाएगा। जैसे कि हम बात करें कि बर्फ़ पर हम क्यों फिसलते हैं, बर्फ़ पर हम फिसलते हैं क्योंकि या तो हम ये कहें कि हमारे पैरों के तलवे और बर्फ़ के बीच जो घर्षण बल है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो काफ़ी लेस होता है, या हम ये कहें कि जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बर्फ़ का, वो काफ़ी लेस होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमने तो देखिए जो बर्फ़ के द्वारा हमारे पैरों के तलवों पर अप्लाई किया हुआ रिएक्शन फोर्स है, तो वो क्या होता है, ज़ीरो या ज़ीरो के आसपास होता है, मतलब वेरी वेरी लेस होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हम बर्फ़ पर फिसल जाते हैं। तो इसको तीन तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, या फिर इसमें ऑप्शन ए था सापेक्षता का सिद्धांत। क्लियर है। तो इसको हम किससे समझते हैं, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के पहले नियम से ही, क्योंकि न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। तो जो जड़त्व की कॉन्सेप्ट है वो पहले नियम से ही आती है। तो जब चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाएंगे तो हमारा पूरा शरीर क्या होता है, गति में होता है। तो जड़त्व के कारण वो गति में ही रहने की कोशिश करता है, ब्रेक लगाने पर क्या हो रहा है, हमारी गति का विरोध हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत मैं बता ही चुका, आइंस्टीन ने दिया था, E=mc²। ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये भी आइंस्टीन ने ही दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 49 क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट नीचे की तरफ गैस छोड़ता है और ऊपर की तरफ जो है मूव कर जाता है। तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन का तृतीय नियम, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर है ये। तो इस तरीके से जो नियमों पर आधारित उदाहरण हैं, तो उन उदाहरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एसएससी 2014 के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। तो अगर अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का कारण क्या होगा, तो होगा विश्राम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आया था चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो वहाँ पे क्या हो रहा था, बस चल रही थी, ठीक है। तो ये क्या था, ये था गति का जड़त्व,
इनर्शिया ऑफ मोशन जिसे हम कहेंगे। और यहाँ पे अश्व स्टार्ट में रुका हुआ था और एकदम से चलना स्टार्ट कर देगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, विश्राम जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अच्छा, यहाँ पे जो गाड़ी में बैठे हुए यात्री हैं वे आगे की दिशा में गिरते हैं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, यदि अश्व अचानक चलना स्टार्ट करेगा तो जो अश्वारोही है उसका शरीर पीछे की तरफ झुक जाएगा। ये क्लियर होगा आपको। जड़त्व आघूर्ण क्या है? जड़त्व आघूर्ण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस तरीके से जब सरल रेखा में गति होती है तो वहाँ जो टर्म है वो हम यूज करते हैं जड़त्व, ऐसे ही जब घूर्णन गति है तो वहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं जड़त्व आघूर्ण, जिसको कैपिटल आई से हम प्रदर्शित करेंगे और आई इक्वल टू होता है mr²। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो ये समझेंगे हम। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए, जब क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, बॉल जो है वो विश्राम की स्थिति में आ सकती है इससे। ठीक है, साथ ही उसके हाथों पर चोट भी कम लगेगी। यहाँ से इम्पल्स वाली जो कॉन्सेप्ट है वो हम समझ सकते हैं। आई इज इक्वल टू, इम्पल्स क्या होता है, आवेग। तो जितने टाइम के लिए, मान ले डेल्टा टी या टी टाइम के लिए बल लगता है किसी वस्तु पर, तो बल और जो समय का गुणनफल है इसी को आवेग या इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम फोर्स की वैल्यू फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो जब कोई भी क्रिकेट का खिलाड़ी बॉल को कैच करेगा तो जितना ज़्यादा टाइम लेगा वो बॉल को कैच करने में, उसके हाथों पर जो फोर्स की वैल्यू है, बल है, वो उतना ही कम लगेगा, यानी हाथों पर चोट जो है उतनी कम लगेगी। तो ये चीज़ भी यहाँ से हम समझ सकते हैं। बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। ये फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, F इज इक्वल टू एम ए होता है। इसके अलावा एक दूसरा फॉर्मूला होता है बल का, बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर, जिसको हम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, भार घट जाता है। भार क्यों घट जाता है, देखिए, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान क्या होता है, पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके मान का 1/6 होता है, उसकी वैल्यू का 1/6 होता है, तो 9.8/6। ठीक है, और जो भार है तो उसको हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम जी या फिर W इज इक्वल टू एम जी। तो जी की जो वैल्यू है वो मून के सरफेस पर डिफरेंट होती है अर्थ से। हालांकि अर्थ के भी अलग अलग पोल्स पर जो है स्मॉल जी की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन काफ़ी लेस हो जाती है मून के सरफेस पर। इस वजह से क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का जो भार है वो क्या होता है, घट जाता है। लेकिन जो मात्रा है, ठीक है, व्यक्ति के पदार्थ की मात्रा यानी उसके शरीर की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं मास, द्रव्यमान, वो क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अभी मैं बता रहा था, जैसे कि अर्थ पर भी जैसे कि पोल्स हैं, ठीक है ना, तो पोल्स पर भी जो जी की वैल्यू है उनमें चेंज आ जाता है। तो यदि हम भूमध्य रेखा इक्वेटोरियल लाइन से पोल्स की ओर जाते हैं तो स्मॉल जी का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, वहीं बना रहता है, या 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो जी की वैल्यू है वो क्या होती है, वो जी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है ना, पोल्स पर मैक्सिमम होती है स्मॉल जी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, और इसकी वैल्यू ध्यान भी रखिएगा, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर।
ये ध्यान रखिएगा। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। तो अभी हमने बात की शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो अभी हमने समझा कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, शरीर का वजन अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो अधिकतम होगी। तो एम यानी मास द्रव्यमान तो हर जगह कॉन्स्टेंट ही है, अपरिवर्तित है, लेकिन जो जी का मान है वो क्या हो रहा है, ध्रुवों पर अधिकतम। तो इस वजह से जो भार है एम जी है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। कहाँ पर, ध्रुवों पर, शरीर का जो वजन है। क्लियर? और ये आपको ध्यान रखना है, जो भार या वजन की डायरेक्शन है, क्योंकि वो एक सदिश राशि है, वो पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। क्वेश्चन 56 क्या है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। तो अभी देखिए सारे जो क्वेश्चंस हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी कि अगर कोई आदमी चंद्रमा की सतह पर उछलता है तो काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, मतलब कि अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम बाद चंद्रमा के सरफेस पर वापस लौटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57। 20 किलोग्राम के वजन को, देखिए दरअसल यहाँ पे वजन टर्म कहना सही नहीं होगा, तो 20 किलोग्राम का द्रव्यमान कहना चाहिए था। 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को, ठीक है, ज़मीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए, 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये क्वेश्चन किया गया है, तो किया गया कार्य क्या होना चाहिए? तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, जितना वजन होगा किसी भी वस्तु का, और वो कितना होगा, F इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई कितने मीटर ऊपर उठाना है, तो 1 मीटर। तो यहाँ पे हम m की वैल्यू पुट कर देंगे 20 किलोग्राम। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग g की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा, 200 जूल। कितना आंसर हो जाएगा सही, 200 जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो 20 किलोग्राम वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है। देखिए अगर हम ज़मीन की 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रख रहे हैं किसी भी वस्तु को, तो इस स्थिति में एक फॉर्मूला होता है, कार्य को जो है भौतिक विज्ञान में कुछ अलग प्रकार से परिभाषित किया हुआ है। कार्य कब माना जाता है किसी भी वस्तु पर, कार्य तब माना जाता है जब जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में क्या हो, विस्थापित भी हो वस्तु। ठीक है, जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में क्या हो, वस्तु विस्थापित भी हो। तो 1 मीटर की ऊंचाई तक वस्तु को जो है विस्थापित किया है ऊपर की तरफ, और बल है अर्थ, पृथ्वी जो है बल लगा रही है नीचे की तरफ। तो इस स्थिति में यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना होना चाहिए, कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री डैट मीन्स हो जाता है कोस 90 प्लस 90। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाता है, सेकंड, डैट मीन्स तो ये हो जाएगा माइनस साइन 90। ओके, तो यहाँ से अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कुल मिला करके, तो ये कितनी वैल्यू हो जाती थी, 200 जूल। तो अदर फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन बनने वाला एंगल है। देखिए क्वेश्चन 58 क्या है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है। क्यों रहता है, कोई भी कार्य नहीं उस पर किया जा रहा है, ऋणात्मक कार्य, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य।
तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है परंतु उसे विस्थापित करने में क्या है, असफल रहता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। कोई कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये दीवार है, दीवार पर बल तो लगाया जा रहा है लेकिन बल की दिशा में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है। विस्थापन कितना हो रहा है, 0। विस्थापन मीन्स वो दीवार को उसकी जगह से हटा ही नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कितना है, 0। तो इस तरीके से किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन 59 है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावनाएं कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, एक स्टेबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ सके। क्वेश्चन 60 है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, यह एक आश्चर्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ए, इसके गुरुत्व केंद्र से, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उससे होकर जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से, जैसे कि ये है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है वो कहाँ से जाती है, इसका जो बेस है और आधार है वहाँ से होकर जाती है। तो इस वजह से ये तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है, एक बैलेंस्ड कंडीशन में खड़ी हुई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने 60 क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी की है ताकि जो क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन बन सके तो उसे आप इजीली सॉल्व कर सके। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट बॉक्स में ना लिखना भूलिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अदर वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।